हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देखते हैं। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, किराए पर लिए जा सकेंगे हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और युद्धक साजो सामान अनुबंध पर लेने का रास्ता खुला। दूसरी न्यूज़ है कि कंपनी बंद हुई तो भी मिलेगा मुआवजा। 100 से कम कर्मचारियों वाली 2 लाख इकाइयों को विस्तार का मौका दिया गया है और देश में 100 से कम कर्मचारी वाली हैं 2 लाख इकाइयां। तीसरी न्यूज़ है, नई शिक्षा नीति से 20 राज्य सहमत। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सैनिक साजो सामान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डीएपी 2020 की घोषणा कर दी गई है। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को किराए पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्धक साजो सामान देश विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की सोमवार को हुई बैठक में डीएपी 2020 पर मुहर लग गई है। राजनाथ ने कहा कि नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा कंपनियों को ताकत देने की पूरी व्यवस्था की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। इसका लक्ष्य भारत को रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। राजनाथ के अनुसार रक्षा क्षेत्र की हाल में ही घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति के मद्देनजर डीएपी 2020 में घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। रक्षा खरीद की नई प्रक्रिया 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। सैन्य साजो सामान की जरूरतों को देखते हुए अनुबंध के विकल्प को खरीद प्रक्रिया के अहम हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा में समझौता किए बिना पूंजीगत खर्च में कमी लाने के मकसद से हथियारों और सैन्य साजो सामान को लीज पर लिया जा सकेगा। अभी केवल रूस से नौसैनिक पनडुब्बी लीज पर लिए जाने के अलावा यह विकल्प कहीं नहीं था। दूसरी न्यूज़ है, कंपनी बंद हुई तो भी मिलेगा मुआवजा। नए श्रम कानून में 100 से कम श्रमिक वाली लगभग 2 लाख इकाइयों को विस्तार का मौका मिलेगा। नए कानून के तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां सरकार की इजाज़त के बगैर अपने कर्मचारियों को निकाल सकती हैं या काम बंद करने की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ऐसे मामले में उस कंपनी के कर्मचारियों को सभी बकाया भुगतान मिलेगा। नया श्रम कानून लागू होने से पहले तक 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी ही ऐसा कर सकती थी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 100 से कम कर्मचारी वाली लगभग 2 लाख इकाइयां हैं और मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 100 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां विस्तार करने से पहले इसलिए काफ़ी सोच विचार करती थीं, क्योंकि कर्मियों की संख्या बढ़ जाने पर उन्हें काम बंद करने या छंटनी के लिए सरकारी इजाज़त की जरूरत पड़ेगी। अब यह संख्या 300 कर दी गई है, तो 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयां अपना विस्तार करेंगी, जिससे नए रोजगार सृजित होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, नई शिक्षा नीति से 20 राज्य सहमत। नई शिक्षा नीति लागू करने में जुटी केंद्र सरकार को राज्य का भी पूरा साथ मिल रहा है। अब तक करीब 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीति पर अपनी सहमति जताते हुए अमल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इसमें ज़्यादातर राज्य राजग या भाजपा शासित हैं। इसमें बाकी राज्यों का भी रुख कुछ बिंदुओं को छोड़कर नीति के पक्ष में ही है। यह जरूर है कि वे इसके अमल पर अभी असमंजस में ही हैं। फिलहाल नीति को लेकर जिन प्रमुख राज्यों की सहमति बन चुकी है और जिन्होंने अमल पर काम भी शुरू कर लिया है, उनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश में उसके अमल को लेकर जिस तरह का माहौल बना है और राज्यों का भी साथ मिला है, उससे शिक्षा मंत्रालय काफ़ी उत्साहित है और राज्यों को भेजे गए मसौदे में बताया गया है कि शिक्षा नीति के अमल को लेकर कैसे आगे बढ़ना है। फिलहाल राज्यों का रुख नीति के अमल को लेकर शिक्षा मंत्रालय की ओर से शिक्षक पर्व के नाम चलाए जा रहे अभियान के दौरान सामने आया है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो न्यूज़ है, ट्रंप ने रखी मांग, डिबेट से पहले बिडिंग का कराया जाए ड्रग टेस्ट।
यहाँ पर बिडेन होगा। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब मांग रखी है। कहा, डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बिडेन को इस डिबेट से पहले या बाद में ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बिडेन का पलड़ा भारी है। तमाम सर्वे में बिडेन आगे बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि दोबारा जीतने के लिए ट्रंप बिडेन की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने ताज़ा ट्वीट के जरिए बिडेन को चेकअप कराने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि नींद में रहने वाले बिडेन का ड्रग टेस्ट कराया जाए। मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं हर तरह की पारदर्शिता बरतने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ट्रंप ने अपने दावे को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि ड्रग टेस्ट में बिडेन की विसंगति का सभी को पता चल सकेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, एमएसएमई को कर्ज देने में बैंक बहुत पीछे। दूसरी न्यूज़ है, आरबीआई ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। और तीसरी न्यूज़ है, भारत में शुरू की चीन से एपीआई डंपिंग की जांच। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 21 सितंबर तक सिर्फ 25,74,181 एमएसएमई को ही कर्ज का आवंटन किया गया है। इन्हें 1,77,353 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी गई है और इनमें से 1,25,425 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार ने 13 मई को एमएसएमई को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की थी। इस हिसाब से अब तक कर्ज के लिए निर्धारित 50% राशि का भी भुगतान नहीं हो पाया है। इन कंपनियों को 31 अक्टूबर तक यह कर्ज दिया जाना है। एमएसएमई विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि छोटे उद्यमियों व कारोबारियों को कर्ज नहीं चाहिए। आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सभी क्षेत्र कोरोना पूर्व के स्तर पर आ गए हैं। त्योहारी सीजन सामने है और उन्हें कारोबार को पटरी पर लाने के लिए नकदी की सख्त जरूरत है। छोटे उद्यमियों ने बताया कि कर्ज की शर्त और आवंटन में बैंकों के ढीले रवैये की वजह से 6 करोड़ में से 50 लाख एमएसएमई भी इस कर्ज के लिए आगे नहीं आ पाए। देश में 6 करोड़ एमएसएमई हैं। शर्तों के मुताबिक इस वर्ष 29 फरवरी तक ली गई उधारी की 20% राशि ही इस योजना के तहत कर्ज के रूप में ली जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि इस शर्त की वजह से जरूरत के बावजूद उद्यमी अधिक कर्ज नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक टाल दी है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली इस समिति में 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 की नियुक्ति सरकार की तरफ से की जाती है। इस बार सरकार समिति के 3 सदस्यों को नामित कर पाई है। इस वजह से ही मंगलवार से प्रस्तावित 3 दिनों की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। 4 वर्षों में यह पहला मौका है जब एमपीसी की बैठक टाली गई है। मौजूदा आर्थिक हालात के बीच इस बैठक को बेहद अहम समझा जा रहा था। वैसे उद्योग जगत व आर्थिक विश्लेषकों को मंगलवार से प्रस्तावित इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की उम्मीद थी। एमपीसी में महंगाई, ब्याज व अन्य वैधानिक दरों के बारे में फैसला किया जाता है। साथ ही यह देश के लिए सालाना विकास दर और महंगाई दर के लक्ष्य भी निर्धारित करती है। आरबीआई ने इस वर्ष के लिए अभी तक देश का आर्थिक विकास दर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अधिकांश एजेंसी विकास दर में गिरावट की संभावना जता रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने शुरू की चीन से एपीआई डंपिंग की जांच। भारत ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी एपीआई की चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू कर दी है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की शिकायत पर यह कदम उठाया गया है। नेक्टर लाइफ साइंसेज व स्टोरेल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को आवेदन देकर डंपिंग की जांच का आग्रह किया था। डीजीटीआर की अधिसूचना के मुताबिक इन कंपनियों का कहना है कि चीन द्वारा इस कच्चे माल के सबसे सस्ते निर्यात से घरेलू कंपनियों के हितों को चोट पहुंच रही है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार पैरवी। जिस संगठन के निर्माण और उसके मकसद को कामयाब बनाने में भारत ने अपना भरपूर योगदान दिया हो, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया से उसे कब तक बाहर रखा जा सकता है, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है भाषाओं को न्याय दिलाने की पहल। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित होने से अब तक अपेक्षित कश्मीरी, डोगरी जैसी भाषाओं को न्याय मिलेगा। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कृष्ण शंकर चौबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है किसानों के फर्जी हितैषी। जिस तरीके से किसान बिल आया है और उसमें अफवाह फैलाई जा रही है और जो लोग किसानों की सुध नहीं लेते थे अब उनके हितैषी बने हुए हैं, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र में देश दुनिया का ध्यान खींचने वाले भाषण दिए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उसके मंच पर जिस आत्मविश्वास से भारत के अधिकारों की बात रखी वह अपने आप में अभूतपूर्व है। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में जिस अंदाज में संयुक्त राष्ट्र की अकर्मण्यता पर खरी खरी सुनाई है, उनसे दुनिया के अनेक देशों की आवाज बुलंद हुई है। सच्चे अर्थों में यह 130 करोड़ भारतीयों की मजबूत आवाज बनकर उभरी। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जिस संगठन के निर्माण और उसके मकसद को कामयाब बनाने में भारत ने हर कदम पर अपना भरपूर योगदान दिया हो, उसे संयुक्त राष्ट्र की संरचना और निर्णय प्रक्रिया से कब तक बाहर रखा जा सकता है। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ था, तब उसे चार्टर पर दस्तखत करने वाले सिर्फ 50 देश थे। आज उनकी संख्या 193 हो गई है, लेकिन उनकी संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। सुरक्षा परिषद के वीटो शक्ति संपन्न 5 देश आज भी वही हैं जो तब थे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले 7 महीने से सारी दुनिया कोरोना की विभीषिका से जूझ रही है, पर संयुक्त राष्ट्र उदासीन है। उसका एक आनुषंगिक संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आज वह विश्वास के संकट से गुजर रहा है। लंबे अरसे से उसमें सुधार का इंतजार हो रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने कहा कि कम से कम 75वें साल में संयुक्त राष्ट्र को ऐसे पुनर्गठित किया जाए कि दुनिया में संतुलन कायम हो और यह संगठन सशक्त बने। भारत ने पिछले 6 वर्षों में जिस तरह से विश्व में अपनी जगह बनाई है और अपनी जनता के हित के लिए सैकड़ों जन कल्याण योजनाएं लागू की हैं, उसकी भी झलक प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने रखी। देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का नारा दिया। इसका आशय है कि पहले सुधार की परिकल्पना, उसके बाद उन्हें लागू करना और फिर बदलाव करना। भारत ने 5 साल में 40 करोड़ गरीब जनता को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ा है। जितनी तेजी से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की समृद्धि और विकास योजनाओं को अपने यहाँ लागू किया है, उतना शायद ही किसी ने किया हो। भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों में है, साथ ही वह परमाणु अप्रसार के लिए भी वचनबद्ध है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र होने के नाते आज दुनिया के तमाम ताकतवर आर्थिक संगठनों का वह सक्रिय सदस्य है। दुनिया के 18% लोग भारत में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों में सबसे अधिक यूरोप के हैं, जबकि उनकी कुल आबादी दुनिया की 5% है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इसलिए G4 सहित कई ताकतवर संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी, उसका अन्य देशों ने समर्थन किया है। अमेरिका और यूरोप के देश आज भारत के साथ हैं। एक ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को सचेत कर दिया है, तब संयुक्त राष्ट्र में सुधार होना ही चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है भाषाओं को न्याय दिलाने की पहल। 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाने के निर्णय से वस्तुतः वहां की जनसंख्या का समावेशी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट हुआ है। इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाने के लिए संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित किए जाने के साथ ही अन्य अब तक अपेक्षित रही कश्मीरी और डोगरी जैसी भाषाओं को पहली बार न्याय मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा जीवन व्यवहार में इन भाषाओं को बरतता है, यानी कि यूज में लाता है। उन्हें राजभाषा बनाने में उन्हें एहसास होगा कि शासन में उनकी भी भागीदारी है। कश्मीर की तरह डोगरी के साथ भी हर स्तर पर अन्याय हुआ। जम्मू संभाग के 10 जिलों में करीब 60 लाख डोगरी भाषी नागरिक रहते हैं। उन्हें 12 वर्ष निरंतर संघर्ष करने के बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी को शामिल किया था, परंतु अब जाकर डोगरी को राजभाषा बनाने के निर्णय से उस भाषा को समुचित प्रतिष्ठा मिली है।
पिछले 131 वर्षों में उर्दू जम्मू कश्मीर की एकमात्र राजभाषा थी। वहीं राज्य में अब तक केवल उर्दू के राजभाषा होने से उर्दू नहीं जानने वाले लोगों को अदालतों, सरकारी दफ्तरों तक में असहाय महसूस करते थे। अब वे कागजात आधिकारिक पांचों भाषाओं में रहेंगे और उम्मीद है कि कश्मीरी और डोगरी सहित पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी में कर सकेंगे। इस दृष्टि से हिंदी को भी कश्मीर की राजभाषा बनाने की एक पहल ऐतिहासिक है। कश्मीर के जनमानस में हिंदी इतना स्थान बना चुकी है कि आगे चलकर वहाँ की काज की भाषा हो गई है। 19वीं शताब्दी के उत्तर काल में महाराजा रणवीर सिंह ने हिंदी और डोगरी भाषा में देवनागरी लिपि द्वारा अपना सारा राजकाज चलाया। संस्कृत के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद काशी के आचार्यों ने करवाया। महाराणा प्रताप सिंह ने शासनकाल में उर्दू फारसी पढ़े हुए मंत्रियों ने अपनी सुविधा के लिए हिंदी डोगरी को भी आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है किसानों के फर्जी हितैषी। किसानों को राहत देने वाले कृषि कानून को लेकर किस तरह सस्ती एवं मौकाप्रस्त राजनीति हो रही है, इसका शर्मनाक उदाहरण है महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन कानूनों के विरोध में उतर आना। यह वह सरकार है जिसने इन प्रस्तावित कानूनों के संदर्भ में जारी अध्यादेशों को सबसे पहले लागू किया था। अब अचानक वह इन कानूनों के विरोध में आ खड़ी हुई है। क्या इन अध्यादेशों की अधिसूचित करते समय उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही है, या फिर वह कांग्रेस के उकसावे में आकर खुद की फजीहत कराना पसंद कर रही है? महाराष्ट्र में जब इन अध्यादेशों को अधिसूचित किया गया था तब सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि इसमें किसानों को मदद मिलेगी। अब वे इससे ठीक उलट राग अलाप रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम शिरोमणि अकाली दल के नेता कर रहे हैं। अध्यादेश जारी होते समय तो उनकी तारीफ की जा रही थी, लेकिन जब वे विधेयक के रूप में संसद में पारित हो गए तो उनमें खराबी नजर आने लगी। क्या अकाली नेता यह मानकर चल रहे हैं कि सरकार इन अध्यादेशों को कानून का रूप देने से इनकार कर देगी? यह अध्यादेश जारी होते समय कांग्रेस ने भी उनका विरोध करना जरूरी नहीं समझा था। साफ है कि किसानों के हितैषी बनने का दावा करने वाले दल और खासकर कांग्रेस जानबूझकर उनके हितों की अनदेखी कर रही है। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, सेरेना विलियम्स और थियम दूसरे दौर में पहुंचे। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने पहले सेट में जूझने के बाद वापसी करते हुए क्रिस्टी ऑन को सीधे सेटों में हराकर सोमवार को फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। यूएस ओपन चैंपियंस डोमिनिक थियम भी पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। छठी वरीयता सेरेना ने क्रिस्टी को 7-6, 6-0 से हराया है। सेरेना 40-0 के स्कोर पर मैच के लिए सर्विस कर रही थी, लेकिन क्रिस्टल ने 3 मैच पॉइंट बचाए। ऐसे लगाकर सेरेना ने चौथा मैच पॉइंट हासिल किया, लेकिन इसके बाद शॉर्ट नेट पर मार दिया। सेरेना ने ब्रेक पॉइंट बचाया और फिर ऐसा करने के साथ हम वतन क्रिस्टी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये आज का यानी 29 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।